अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करने वाले हैं स्टीम एजुकेशन के बारे में। स्टीम एब्रीविएशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। यूजुअली हम लोग स्टेम के बारे में हम बात करते हैं, हमने सुना भी है, बट नाउ देयर इज़ एन एडिशन ऑफ ए विच स्टैंड्स फॉर आर्ट्स। तो ये स्टीम एजुकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे ये हमारे कन्वेंशनल करिकुलम से डिफरेंट है, कितना ज़रूरी है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये करिकुलम अडॉप्ट करना, और इसके साथ साथ विल ऑल्सो फोकस ऑन रोबोटिक्स फॉर यंग लर्नर्स। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनिशियल स्टेज पर रोबोटिक्स का करिकुलम में शामिल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, रोबोटिक्स से बच्चों के कौन से स्किल्स इन्हांस होते हैं। तो इन तमाम हम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं खेत कुमार। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। खेत एक ट्रेनर हैं, स्टेम ट्रेनर हैं, रोबोटिक्स भी सिखाते हैं और करिकुलम भी बनाते हैं स्टेम और स्टीम का। तो इनसे बातचीत होगी इसके बारे में, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। इस जदीद दौर में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए नित नए तरीक़े और निसाब मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। स्टीम भी इन्हीं में से एक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स को मिलाकर निसाब बनाया जाता है। इस निसाब का बुनियादी मकसद तलबा को मुख्तलिफ मौज़ूआत को अमली और तख्लीक़ी तरीक़ों से समझने और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। निसाब का अहम हिस्सा रोबोटिक्स भी है। ये तलबा को प्रोग्रामिंग करना और रोबोट्स को चलाने का अमली तजुर्बा देता है। इससे न सिर्फ तलबा की तकनीकी सलाहियतें बढ़ती हैं, बल्कि उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों में निखार भी आता है। जी नाजरीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में जैसे हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो हमारा जो एजुकेशनल करिकुलम है वो भी अपग्रेड हो रहा है। और स्टेम से हम आगे चले स्टीम तक, तो आगे इनसे बात करते हैं कि आगे कितना हमने और जाना है। तो पहले हम बात करते हैं स्टेम स्टीम से कैसे डिफरेंट है, और ये स्टेम से हम लोग स्टीम तक कैसे पहुँचे। स्टेम एज यू एक्सप्लेन्ड, और उसमें जो होता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन है जी। और स्टीम में एक और एडिशन हुई है आर्ट्स की। जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिंपल जो फ़ाइन आर्ट्स है वो है, बट टेक्निकली ये सिंपल आर्ट्स नहीं है। इसके अंदर हमारे पास फ़ाइन आर्ट्स भी है, लिंग्विस्टिक आर्ट भी है जिसमें लैंग्वेजेस और ज़बानें सिखाई जाती हैं, देन वी हैव अ सोशल आर्ट, वी हैव फिज़िकल आर्ट एंड देन वी हैव अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो इन सारी आर्ट्स का कॉम्बिनेशन को करते हुए हम स्टीम एजुकेशन का एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड वर्जन बनाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो भी बच्चा डिफरेंट मज़ामीन पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, रियाजी पढ़ रहा है या लैंग्वेज जो सीख रहा है, तो इन सब को हम कंबाइन करके एक किस्म का तरतीब देते हैं इस पूरे पैराडाइम को सिखाने का। एक दिस इज़ अ वे ऑफ टीचिंग, इट्स नॉट इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। ये एक खुद मजमून नहीं है, ये सारे मज़ामीन की एक तरतीब देकर इनको एक कंबाइन करके एक सिंपल इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाई जाती है। बिल्कुल। हमारा जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उससे ये कैसे मुख्तलिफ है, और इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा स्किल्स मिलते हैं। अगर हम सिर्फ करिकुलम की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में ना हमारे पास 20 से ज़्यादा किस्म के करिकुलम हैं। अगर हम बात करें, हर एक सूबे का अपना करिकुलम है, फिर हम यूके का करिकुलम फॉलो करते हैं, अमेरिकन करिकुलम है, फिर हमारे पास आईबी करिकुलम है। हर किसी का जो कंटेंट और सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। सम हाउ लेवल ऊपर नीचे होता है, बाकी इट्स सेम। जब हम स्टीम इंटीग्रेट करते हैं, ये हमें जो फोकस देता है वो 21st सेंचुरी लर्निंग सेट का देता है। लर्निंग स्किल जो हमने बच्चों को सिखानी है, जिसमें टॉप मोस्ट है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारा बच्चा जो ज़्यादा बड़े मसले हैं दुनिया में, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैटर कर सके। तो स्टीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें उन सब को इकट्ठा करके टू हेल्प अस फाइंड द राइट सॉल्यूशंस। सो स्टीम
इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंट है। दूसरा, ये बच्चा हमेशा पूछता है हमें कि साइंस में ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, इसको मैंने अप्लाई कहाँ करना है, इसका फ़ायदा क्या होगा। सेम गोज़ फॉर द मैथ्स। हम मैथ्स की जब बात करते हैं, रियाजी में वो इक्वेशन सॉल्व करता रहता है, फ्रैक्शंस पढ़ता है, वो इंटीग्रेशन करता है और डिफरेंट जियोमेट्री के एल्गोरिथम्स पढ़ता है, हमेशा पूछता है हमने इसको अप्लाई क्या करना है। तो उस जगह पे स्टीम कम्स इन। वो हमें स्टीम एक लिबर्टी देती है, एक सोच देती है जिस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और जो ये चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द थियोरेटिकल वर्ल्ड विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड टेक्निकली। इंट्रोडक्शन में इसकी एब्रीवेशन तो हमने बता दी कि कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ की एब्रीवेशन है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कौन से की कंपोनेंट से बनकर ये सिस्टम बना हुआ है। अगर हम 1000 साल पीछे जाएं, जो हमारे अपने साइंसदान थे, जैसे इब्ने सीना था, अल खवारिज़मी था, जितने भी साइंसदान थे वो एक सब्जेक्ट में महारत नहीं रखते थे। वो इल्म फ़ल्कियात की बात भी करते थे, उसी वक्त वो मेडिसिन की बात करते थे। दे यूज़ टू वर्क ऑन फ़िलासफ़ी एज़ वेल। तो मेरे ख्याल से जो अभी वक्त है, ये उसी वक्त की तरफ जा रहा है कि हमें एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके वी वॉन्ट बी गेटिंग द सोल्यूशंस। तो सही मालूमात के लिए, सही किस्म के हमारे पास सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू वर्क ऑन इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सारे मज़ामीन को इकट्ठा करके एक दूसरे की हेल्प से, ताकि वी कैन फॉर्म एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल। तो एक तो ये सिंपल सा होगा कि द वर्ल्ड गोना बी द सेम अगेन। दूसरी ये बात है कि अगर हम एक सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे तो हम वो मसाइल सॉल्व नहीं कर सकते जो इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, अगर हम किसी हॉस्पिटल भी जाते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी एनी टाइप, so we need a heart specialist, we need a consultant, we need a person to take care of us as a nurses. So see, एक ही हॉस्पिटल के एक कमरे में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं एक मसले को सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन की बात करें, साइंस की किसी बात करें या सोशल साइंसेज की बात करें, इनोवेशन इज़ नीड ऑफ टाइम, राइट। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प चाहिए होती है। तो अगर हम बच्चों को बहुत यंग एज से अगर हम उसको स्टीम की नॉलेज देना शुरू करें और स्टीम को फॉर्मेशन रखते हुए अगर हम अपनी तालीम को एक फॉर्म दें उसको, तो इट विल बी अ बेटर फॉर देम इन द लॉन्गर रन, ताकि उनके लिए बेहतरी होगी। जो आजकल के ज़माने में जो हमारे सामने इनोवेशंस आ रही हैं, मशीनरी आ रही है, एनीथिंग, वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो वी नीड टू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। सो आई थिंक दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि हम लोग अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। टेल मी अबाउट इट खेत के जो एक्टिविटीज़ टीम में करवाई जाती हैं, वो किसी भी स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी स्किल्स हैं उनको कैसे फॉस्टर करती हैं? स्टीम में ऐसा होता है कि जब भी हमारे दूसरे मज़ामीन अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है कि आज हमने ये पढ़ना है, राइट। स्टीम का जब कोई लेसन होता है, जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है टीचिंग का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज़ काइंड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग टू द इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग। उसमें ये होता है कि हम उनको पोज करते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम एक मसला बयान कर देते हैं कि हमारे आसपास ये मसला है। जैसे लाहौर का सबसे बड़ा मसला स्मोक है, तो हम पोर्ट्रे करते हैं स्मोक एक मसला है, एंड ये जो रिसोर्सेज आपके पास सामने पड़े हैं एंड द नॉलेज यू हैव ऑप्टेड फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, साइंस में जो पढ़ के आए हो, मैथ्स में जो पढ़ के आए हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो पढ़ के आए हो, कैन यू फाइंड अ सोल्यूशन? तो हमारे पास इट्स लाइक फोकस्ड लर्निंग ऑन प्रॉब्लम्स, वी गिव देम ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वो डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन लेके आते हैं यूजिंग देयर previous knowledge in science, mathematics, English or research, whatever they have done in the previous classes. तो उन सबको इकट्ठा करके वो एक सोल्यूशन लेके आते हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट इसलिए कहता हूँ कि इनका टीचिंग मैथडोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका जो क्लास ही शुरू होती है विद द प्रॉब्लम, सो स्टूडेंट्स मोर फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। तो अगेन जो हमारा पूरा स्टीम का फोकस गोज टूवर्ड्स द 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल सेट के ऊपर। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स की, यंग लर्नर्स की अगर बात करें तो उनका जो दिमाग होता है, इट्स एम्प्टी कैनवस, वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती अपनी। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो किसी भी एक्सटेंशन तक लेकर जा सकते हैं। तो ये बताइए कि कौन से ग्रेड से ये जो करिकुलम है वो स्टार्ट होता है और कौन सी ग्रेड तक ये जाता है? पाकिस्तान में ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। 8-9 साल पहले जब हमने पोज किया था इस चीज़ को, इट वाज प्रीटी न्यू। उस वक्त काफ़ी हर्डल्स थी, तो वी स्टार्टेड विद काइंड ऑफ अ मिडिल स्कूल एज ग्रुप, राइट। बट अभी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं
जो हमने पेनिट्रेट किए हैं, जो स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन, केजी से, प्री स्कूल से, Yes. जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, हम उसके अंदर भी स्टीम इंटीग्रेटेड है। तो Okay. इस पूरी कॉन्सेप्ट को तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं दुनिया में, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग दिस टीम बैक। Yes. तो इसमें ये होता है कि हमने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब दिस इज़ द 9th और 10th ईयर कि पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर में स्टेम या स्टीम को पढ़ाया जाता है। देयर एग्जिस्ट मिसकंसेप्शन कि उसको कैसे कराया जाए, हाँ बट जी। पीपल आर लर्निंग इट, दे आर अडॉप्टिंग इट। राइट। पाकिस्तान की आपने बात की, और जैसे आपने बात की कि कुछ जगहों पे इसको एक मिसकंसेप्शन के तौर पे लिया जा रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि जो रियल चैलेंजेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वो कौन से चैलेंजेस हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आई बिलीव इन क्वालिटी। अगर हम स्टेम और स्टीम एजुकेशन की सही माना में जी। अगर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इनटू आवर एग्जिस्टिंग करिकुलम, चाहे वो स्कूल कोई भी करिकुलम फॉलो कर रहा हो, अपने सूबे का करिकुलम फॉलो कर रहा हो, चाहे वो जो हमारी यकसा निसाब बना है SNC सिंगल नेशनल करिकुलम को Yes. फॉलो कर रहा हो, या IB करिकुलम फॉलो कर रहा हो, या कैम्ब्रिज बोर्ड का करिकुलम फॉलो कर रहा हो, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंटीग्रिटी है। अगर हम अच्छे तरीके से उसको इंटीग्रेट करते हैं विद द फुल पर्पस ऑफ इट Yes. एज अ लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपोजर, तो ये इसका बिल्कुल बेनिफिट होगा। जो सेकंड है, इफ़ वी ओनली डू इट फॉर द मॉनेटरी वैल्यूज, वी जी। यूज़ इट ओनली फॉर द मार्केटिंग गिमिक्स एंड पर्पस, सो दिस वोंट सर्व द पर्पस। उसका जो हमारा मकसद है स्टीम करवाने का, कि बच्चों को ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, Exactly. क्रिएटिव बनाना है, वो पर्पस हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। तो इट्स बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन द लर्निंग पैराडाइम्स रादर देन वर्किंग ऑन जो मॉनेटरी वैल्यूज हैं उसके ऊपर। और राइट, स्टीम के अंदर हम टी की अगर बात करें, विच स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ये दौर है, तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो उनको सिखाई जा रही हैं बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, और एज दे गो फॉरवर्ड उनके जो लिटर ईयर्स हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ सिखाया जा रहा है? अगर हम बात करें किंडरगार्टन से, दे आर डूइंग कोडिंग। राइट। तो अभी दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बना दिए हैं। स्क्रैच इज़ वन ऑफ देम, राइट? वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई उस पर यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी में कोडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप जो किंडरगार्टन स्टार्ट होता है। लेटर ऑन हम उसमें AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, Yes. वर्चुअल रियलिटी, बिल्कुल। मिक्स रियलिटी, उसके बाद हमारे पास 3D प्रिंटिंग आ गई। Then in Okay. technology, we're bringing more innovation by having robotics. In recent times, been 2 to 3 years, we introduced the Pakistan's first AI curriculum for primary and middle school. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं स्टीम एजुकेशन के बारे में, हम बात करने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में भी, कि रोबोटिक्स जो है वो यंग लर्नर्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में। कि तो आपने बताया कि आजकल ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बच्चों को सिखाई जा रही हैं। कमिंग टुवर्ड्स रोबोटिक्स जो है वो भी हमारे जो यंग लर्नर्स हैं वो अब सीख रहे हैं। कितना ज़रूरी है आज के करिकुलम में रोबोटिक्स को इंटीग्रेट करवाना? Robotics as important as science nowadays. Like अगर हम साइंस जितना तरजीह से पढ़ाते हैं या ज़बानें जिस तरजीह से पढ़ाते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट रोबोटिक्स हो गया। दुनिया के काफ़ी ममालिक में रोबोटिक्स को एज ए सब्जेक्ट अडॉप्ट कर लिया गया है। राइट। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इट वाज हार्ड। अभी भी थोड़ी बहुत स्कूल्स हैं जो रोबोटिक्स को एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम पढ़ाते हैं, एज ए स्कूल आवर्स पढ़ाते हैं, बट द रेस्ट ऑफ देम वो ऑफर करते हैं एज ए क्लब। तो जो उसका पर्पज़ है समहाउ वो पूरा होता रहता है, लेकिन आई फील लाइक रोबोटिक्स शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। अभी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो स्कूल्स जो चेन्स हैं वो दे आर मेकिंग रोबोटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज द AI जो हमारी मसनूई जहानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू टीच आवर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि व्हाट आई बिलीव इन इज़ लाइक वी आर क्रिएटिंग द यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी rather than we should focus on the creators of technologies. Yes. तो अगर हम उनको रोबोटिक्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अगर हम सादा कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे, अगर देखें ना कंप्यूटिंग इट्स गेट्स बोर हो जाता है बच्चा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन देख के। अगर वो कंप्यूटिंग वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड के साथ ऐड कर लेगा तो दैट विल ऐड वैल्यू, बिकॉज वो बच्चा देख सकता है कि द मैजिक आई एम डूइंग ऑन कंप्यूटर्स इट्स इन रियल वर्ल्ड इज मूविंग। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ही नोज ही कैन क्रिएट मशीन, वो मशीन्स को बना रहा है, मशीन्स को कोड कर रहा है, वो मशीन्स को प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, तो रोबोटिक्स पहले तो था ऑन द लैंड, सरफेस लेवल था। अब पाकिस्तान के बच्चे अंडर वाटर रोबोटिक्स भी कर रहे हैं
एयर रोबोटिक्स भी कर रहे हैं जिसमें ड्रोन्स आ गए, फ्लाइंग machines आ गई. Exactly. So they are beyond the limits. Now they have crossed, like the recent research we had from Europe, Middle East and South Asia. So Pakistan की जो robotics की standing है, that comes in the top 10. Right. Yeah, which is a very good number. एक young learner के लिए AI को सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है. आप ये बताएं कि STEAM एजुकेशन में उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है AI से? हमारा काम ये कि हम राइट रिसोर्सेज को पिक करके उनको अपने करिकुलम्स में इंटीग्रेट करें. उसमें क्या होता है, अगर हम बात करें कि सिंपलेस्ट थिंग कि अगर एक मशीन आइडेंटिफाई कर सकती है कि दिस इज़ अ गुड ऑब्जेक्ट और बैड ऑब्जेक्ट, तो वो मशीन को सिखाना भी समहाउ इट्स अ मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, किसी भी चीज़ में थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाती है, हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. जैसे हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, तो मशीन्स में AI है, मसनूई ज़हानत है जो उनको हम फीड कर रहे हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू एल्गोरिथम, थ्रू कोडिंग. इस चीज़ को सिखाने के लिए और ज़्यादा टूल्स हैं. जैसे एक बहुत अमेजिंग टूल है कॉल्ड मशीन लर्निंग फॉर किड्स. वो इतना सिंपल है जैसे कि हम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं विद अवर फेस. अगेन दिस इज़ अ AI. हम पिक्चर कहीं ले रहे होते हैं तो हमें फ़ोन बता रहा होता है कि प्लीज़ कीप योर फोन स्टिल, क्योंकि ब्लर आ रही है पिक्चर आपकी. काफ़ी ज़्यादा हमारी कार्स हैं जो बहुत ऑटोमेटेड हैं, फॉलोइंग द एग्जैक्ट लेन्स. ठीक है, उसके अलावा AI के थ्रू हम जब YouTube के ऊपर बैठे होते हैं, किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे हमें रिकमेंडेशंस देता रहता है. ये सारा AI है. इन चीज़ों को उन्होंने मशीन लर्निंग फॉर किड्स एक टूल पे सारा सॉर्ट आउट किया है कि बच्चा इमेजेस के थ्रू, वॉइसेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू वो एक मशीन को टीच कर सकता है और उसके बाद उसकी रिजल्ट्स ले सकता है कि मशीन कैसे काम कर सकती है. वो टूल्स इतने सिंपल हैं कि 1 घंटे के लेसन में बच्चा ये लर्न कर लेता है कि AI है कैसे काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आपका मतलब है कि जो एक बच्चा होता है उसके लिए एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स. एक्सट्रोवर्ट होते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है. यू मीन कि वो अपने प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए मशीन लर्निंग के थ्रू जो भी वो सोच रहा है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसको वो जनरेट करवा सकता है? जी बिल्कुल. उसमें एक तो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनालिटी को उस मशीन में एम्बेड कर रहा है, लेकिन एक दूसरी मशीन को वो टीच भी कर सकता है, जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं. इट्स अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम मशीन्स को सिखाते हैं कि हाउ मशीन शुड लर्न. तो हम उनको एक एल्गोरिथम देते हैं. एल्गोरिथम क्या होता है, हम एक सेट ऑफ स्टेप्स देते हैं कि इस मशीन ने एग्जैक्टली क्या करना है. हम कहते हैं कि अगर हम जैसे स्पेलिंग लिखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे, वो एक ऑटो करेक्ट हो जाता है. बिल्कुल. दैट्स अ टेक्स्ट मशीन लर्निंग. ठीक है, वो टेक्स्ट को हमने फीड करवाया वो डेटा सेट्स को जो कि उसको एक करेक्ट फॉर्मेशन देता है. तो बच्चा भी वो डिफरेंट टेक्स्ट डाल के कह सकता है कि अगर इस टाइप का कोई टेक्स्ट आता है, इसका मतलब है कि ये वर्ड का स्पेल ये सही है, ये सही नहीं है. इसी तरह के वो विजुअल्स को भी कर सकता है. अगर वो फीड करवा दे कि identify which one is animal, is a cat, dog or horse. So it can feed different pictures of these 3 animals along with alligators and other parrots and other animals. जब हम कहेंगे ना आइडेंटिफाई करो, हम अपनी तरफ से कोई पिक्चर देंगे जो कि उस डेटा सेट में नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा थ्रू देयर प्रॉपर्टीज कि हाँ ये हॉर्स है, डॉग है या कैट है. So it's the initial stage of teaching AI to the young learners. Right. Virtual reality, augmented reality and you also mentioned mixed reality. ये किस तरह से हमारे जो STEAM करिकुलम है इसको इन्हांस कर रही है? ये सपोर्ट तो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट को करता है STEAM में. इसमें अगर हम VR की बात करें, वियरिंग दोज VR ग्लासेस और ऑकुलस व्हाटएवर, सो इसमें टीचिंग की जो रियल इन्फ्लुएंस होती है ना वो आती है. अगर आप एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि सोलर सिस्टम है, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, अगर आप VR के थ्रू आप उसको दें, इसको VR एक्सपीरियंस कहते हैं, जो भी बहुत फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं. आप अपना सेल फोन के अंदर ऑन कर देते हैं VR मोड में, VR ग्लासेस में लगाते हैं, तो आपको उसका एक्सपोजर आता है. एंड यू गेट टू लर्न कि कितने प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट कितना दूसरे प्लैनेट से दूर है, व्हिच प्लैनेट इज लाइक हॉटर देन अदर वन, एंड द साइज आल्सो, द कंपैरिजन, और उसके साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आती रहती हैं. तो वर्चुअल रियलिटी फील्स लाइक आप रियली में आप उन सियारों के बीच के अंदर हैं. तो ऐसा आपको वर्चुअल रियलिटी दिखाता है. ऑगमेंटेड रियलिटी अगेन टेक्स यू टू रियलिटी. वो भी आपको एक हकीकी नॉलेज देता है. अगर आप पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक जू बना हुआ है, बच्चा ग्रेड 1 का जू के बारे में पढ़ना चाहता है कि जू के अंदर क्या क्या एनिमल्स होते हैं, उसने सिर्फ एक पिक्चर करनी है या एक QR कोड को उसने स्कैन करना है, तो वो एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ आ जाएगा. और फील्स लाइक कि एनिमल्स मूव कर रहे हैं या डिफरेंट एनिमल्स प्ले अराउंड कर रहे हैं, पानी का फाउंटेन चल रहा है, जो भी जू में डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो आपको रियली नज़र आ जाएंगी. बिल्कुल. तीसरी टेक्नोलॉजी MR, इसमें क्या होता है AR और VR का मिक्सचर है.
उसमें आप वर्चुअल रियलिटी को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, AR को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो इसमें जितनी भी अपनी लर्निंग है मैथ्स की या साइंस की, जो इतने मजबूत कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम इजीली बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर ड्रॉ करके समझा नहीं सकते, उसमें ये की प्लेयर्स हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको वो बिल्कुल हकीकी चीज़ दिखा सकते हैं। अगर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूँ, VR ग्लासेस में ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि आप पहन लेते हो, आपको लगता है कि बहुत बड़े हॉल में एक बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है, उसके सामने आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो अपनी स्पीच। उनका स्टेज फ्राइट खत्म हो सकता है, स्टेज फ्राइटनेस खत्म हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता हुआ है। और उस ऑडियंस में ऐसे क्रिएटिव्स डाले होते हैं कि वो ऑडियंस में थोड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं, टॉन्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो उन सबको एंगल को देखते हुए एक अच्छा स्पीकर बन के निकलता है। अब उसको हर वक्त एक स्टेज नहीं चाहिए, हर वक्त उनको 1000 की ऑडियंस नहीं चाहिए। ही जस्ट नीड टू पुट ऑन द VR ग्लासेस एंड ही कैन एक्सपीरियंस इट। हाउ डू यू सी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो स्कूल्स वहाँ पर हैं वो कैसे अपडेट रह सकते हैं इस इतने ज़्यादा एडवांस्ड करिकुलम से? एक स्टीम की खूबसूरती ये है कि अगर जितना आपके पास रिसोर्सेज है ना, आप उनके साथ काम कर सकते हो। सो इसके साथ होता है कि हाई कॉस्ट, फिर होता है लो कॉस्ट, देन होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं। अब किसी भी देहात में जाएं, जैसे हम सिंध के काफ़ी देहात में काम करते हैं, बलूचिस्तान के कुछ स्कूल्स में काम करते हैं जहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें स्टीम एजुकेशन की, वो इम्प्लीमेंट करें, कुछ हमने पायलट रन किए थे डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर्स के साथ। अब वो क्या करते हैं, जो बॉटल कैप्स होती हैं या एम्प्टी बॉटल्स होती हैं या डिफरेंट किस्म की स्टिक्स होती हैं, बैम्बू स्टिक्स होती हैं या पेपर्स होते हैं, जो वेस्ट पेपर होते हैं, यूटिलाइज तो जितना भी रिसाइकल्ड मटेरियल उनके घरों के इर्द गिर्द है या उनकी स्कूल के अंदर मौजूद है, उसको यूज़ करते हुए वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर वो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो दे मेड अ टॉय कार यूजिंग दीज बॉटल कैप्स, और प्लास्टिक को यूज़ करते हुए और कार्डबोर्ड को यूज़ करते हुए और इलास्टिक को यूज़ करते हुए उन्होंने चीज़ को बनाया है। ठीक है, तो हम स्टीम को किसी भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के थ्रू हम उसको टेलर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब कि सिर्फ एक विल पावर होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, और जो आपने बात बताई है दैट्स क्वाइट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बताएं कि फ्यूचर क्या हो सकता है स्टीम का, जैसे कि आपने बात की थी कि कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं, स्टीम जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। टेल मी अबाउट इट। क्योंकि स्टेम की डेवलपमेंट टुवर्ड्स स्टीम, फिर आर्ट्स, पहले सिर्फ फाइन आर्ट्स था, फिर उन्होंने लिंग्विस्टिक आर्ट, फिजिकल आर्ट, इन दूसरे आर्ट्स को भी इकट्ठा किया। अब दे आर ब्रिंगिंग स्ट्रीम। तो जो आर की एडिशन इज़ अ रिसर्च, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट भी है, काफ़ी करिकुलम्स में पढ़ाया जाता है, इट्स कॉल्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो उसमें भी बच्चों को रिसर्च सिखाई जाती है, रिसर्च के मेथड सिखाए जाते हैं कि आपको PhD या मास्टर्स लेवल करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है टू गेट इनटू रिसर्च, लेकिन आप इसके अंदर भी रिसर्च कर सकते हो। तो अब रिसर्च का फैक्टर ये कि जो भी काम वो कर रहे हैं तो वो उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, फिर जो स्टीम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए इसका सोल्यूशन निकालें। तो उनको हेल्प करते हैं कि रिसर्च की कैसे जाती है, इंटरनेट को किस तरीके से सही तरीके से यूज़ किया जाता है, सही फैक्ट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं और उसके ऊपर एक प्रॉपर और सॉलिड रिसर्च बनाई जाती है। और बच्चे मिडिल स्कूल में दे राइटिंग देयर ओन रिसर्च पेपर्स, और वो अपना एक कंपाइल कर रहे हैं रिसर्च पेपर भी, वो कंपाइल बुक्स भी कर रहे हैं। अगर उनको लेट्स सपोज टास्क दिया जाए कि आपने टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर किताब लिखनी है, आपका ये स्ट्रीम का प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, उसके ऊपर किताबें लिखते हैं। सो इट्स ऑल रिसर्च। वो डिज़ाइन करते हैं, वो बुक को कंपाइल करते हैं, वो पब्लिशर्स को रीच आउट करते हैं, वो पब्लिश करवाते हैं अपनी किताबें। तो ये उन स्कूल्स का एक किस्म का प्रोजेक्ट होता है, स्ट्रीम प्रोजेक्ट होता है। अभी तक इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया इज़ ऑन इट। राइट, थैंक यू सो मच केत, आपने अपना वक्त दिया, और ये बहुत ही अमेजिंग एक सिस्टम है एजुकेशन का जो हम आज की ज़रूरत है, और तमाम जो स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, हमने देखा कि स्टीम एजुकेशन जो है वो आज की ज़रूरत है। तमाम ग्लोबल जो स्कूल्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने जो सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे देख रहे होंगे, आप कोई भी टॉपिक हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।